लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे एक शख्स जो मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, जो मुल्क के अंदर फसाद और मुल्क को आग लगाना चाहता है, ये अब बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है। इस शख्स का जो कॉन्डक्ट है उसको मैं 1 मिनट में तफसील से बताते हुए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त इस शख्स का जब इक़्तिदार इसके हाथ से निकलने लगा, जो इसका अपना नहीं था, उधार था, ये अपना समझ बैठा था, जब वो हाथ से निकल रहा था तो इसने साइफर से खेलने का मंसूबा बनाया। उससे इसका कोई सरोकार नहीं था कि इस खतरनाक खेल से पाकिस्तान को, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचेगा। मुल्क को भले आग लग जाए, इस शख्स का इक़्तिदार नहीं जाना चाहिए, जिसकी वजह से इसने कहा साइफर के साथ खेलना है। इसने फॉरेन मिनिस्टर से, इसने फॉरेन सेक्रेटरी के साइफर को इस्तेमाल करते हुए, और वो जो ऑडियो लीक्स आई थी साइफर वाली, वो सबको मालूम है। फिर इसने अपने जब देखा कि इक़्तिदार जाने वाला है, इसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कमरे में बंद एक्सटेंशन ता हयात की ऑफर की। जब उस पर भी बात नहीं बनी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता नजर आया, तो इसने असेंबली तोड़ दी। डिप्टी स्पीकर से, सदर से, मिनिस्टर से आइन शिकनी कराई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइन है, किसका आइन है? पाकिस्तान का आइन है, इमरान खान का आइन तो नहीं है। तोड़ दो। असेंबली तोड़ दी। वो साइफर जिस पे आज तक माफिया मांग रहे हैं, वो साइफर जिससे अमेरिका से माफिया मांग रहे हैं, वो आलमी साजिश जो अमेरिका से होती हुई मोहसिन नकवी साहब पर आ पहुंची, वो साइफर जिस पे खुद इमरान खान ने कहा कि अमेरिका से कोई मसला नहीं, अमेरिका ने हमारी हुकूमत नहीं गिराई। ये इतना बेशरम आदमी है। उसके बाद जब साइफर को, कागज को लहराया, तो लोगों को पता चल गया कि ये झूठ बोल रहा है। लोगों को मालूम हो गया कि ये झूठ बोल रहा है। तो उसने कहा ये तो आग नहीं लगी मुल्क को, मुल्क में तो मैंने सिविल वॉर करनी थी, मुल्क में तो मैंने अफरा तफरी फैलानी थी। उसी दौर में इसने कहा कि मुल्क को 4 टुकड़ों में तकसीम हो जाना चाहिए। इसी शख्स ने कहा। ये वो शख्स है जो डी चौक पे कब्रें खोदता था। ये वो शख्स है जिसने पीटीवी पर हमला किया था। उस वक्त भी पुलिस वालों के सर फाड़े थे, हुक्म देकर फड़वाए थे। तो इसने कहा साइफर की तो कहानी खत्म हो गई, अब क्या करूं? फिर ये इंपोर्टेड हुकूमत, ये इंपोर्टेड रजीम का इसने तमाशा किया अवाम के सामने। और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त एक और ऑडियो लीक्स आई, जिसमें इसने कहा कि मैंने इतने बंदे खरीद लिए हैं, इतने बंदों का बंदोबस्त हो गया है, अब बाकी बंदों का बंदोबस्त करना है, मेंबरान का। ये वो शख्स है जिसने मुल्क की सियासत में, जो सियासत दफन हो गई थी, सेनेट का इलेक्शन हो, केपीके का इलेक्शन हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इलेक्शन हो, इसने सियासी मंडी लगाई। फिर इसने कहा इससे भी बात नहीं बनी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो कामयाब हो गया। इंपोर्टेड हुकूमत, रिजीम, आलमी साजिश, पता नहीं क्या क्या बातें की। उसके बाद कहा जी मैं लॉन्ग मार्च करने आ रहा हूं। लॉन्ग मार्च के वक्त इनके ओहदेदार के घर के टेरेस से पुलिस वाली को गोली लगी, बच्चे यतीम हुए। ये चाहता था, इसने उस लाश पे भी सियासत की। और इसने कहा कि उस वक्त हुकूमत इनकी हुकूमत थी, पंजाब हुकूमत थी, और इसने उस लाश पे भी सियासत की। इसने गोलियां मरवाई पुलिस वालों को, और सिर्फ इसलिए मरवाई कि मुल्क में अफरा तफरी हो, मुल्क में आग लगे और इसकी साजिश कामयाब हो जाए। उसके बाद आप लोगों की साथी, आपको याद होगा सदफ, वो बच्ची मुझे आज तक नहीं भूलती। मेरे साथ भी वो अपोजिशन के दौर में सड़कों पे हमारे साथ, जब ये फाशिस्ट इस मुल्क पर मुसल्लत था, जब सहाफ़ियों के पेट में गोलियां लगती थी, जब सहाफ़ियों की पसलियां तोड़ी इस शख्स ने, जब सहाफ़ियों को जेलों में बंद किया इस शख्स ने, कि सिर्फ ये पैगाम जाए मीर शकीलुर रहमान को जेल में बंद करके, बाकी तमाम मीडिया को ये पैगाम जाए कि मैं सबको बंद कर दूंगा। लोगों के कलम तोड़े इसने।
लोगों के नाक की हड्डियां तोड़ी इसने, लोगों को बच्चों के अपने स्कूलों के बाहर से इसने अगवा कराया। प्रेडेटर के नाम से इंटरनेशनल बॉर्डर्स की रिपोर्ट आई। इसने सहाफियों की लाशों के ऊपर सियासत की। वो बच्ची इसके कंटेनर के साथ सदैव भागती रही और इसने उसको ऊपर नहीं चढ़ने दिया। हमने तो नहीं कहा कत्ल किया, हमने कहा हादसा हो गया। उसके खामन को ये पैसे देते रहे, उसको खरीदने की कोशिश करते रहे और उसके ऊपर भी सियासत की। उसके बाद वो मैंने आपको कमाल अहमद जो पुलिस कांस्टेबल थे, सिपाही थे, उनकी मैंने आपको बात बताई। फिर मौज़म नवाज साहब वजीराबाद में, उसकी लाश पे इसने सियासत की, इस शख्स ने। उसके बच्चे यतीम हुए। उसके बाद गुजरांवाला में सुमैर अहमद, वो बच्चा शहीद हुआ, 14 साल उसकी उम्र थी। उसकी लाश पे इसने सियासत की। मतलब ये चाहता क्या है? कितनी माओं की गोदें उजाड़ेगा सिर्फ अपने भयानक गंदे सियासी कारोबार के लिए। ये जिले शाह 2 झंडे रखकर, ये जरा ऑडियो चलाएं आप, ये आप जरा प्लीज देखें और मैं फिर इस पे बात करती हूं। हम नहीं लेना अमरीका का, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं, शाम को पेश करेंगे कि वो लेटर पढ़कर सुनाए, तो जो भी सुनाए ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बदल दें, वो फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट को कर देंगे ताकि ऑफिस के रिक्वायरमेंट मिनट हो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया, इस टाइप की चीजें। वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेब, बस ठीक है। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में, हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुना चाहता। इसके बदले आप जान के लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट, वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लिख रही की चीजें लोग। मैं अपनी तरफ से कोई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 मैसेज देनी है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 वाला अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। संडे को इस तरह का हाइपर प्रेशर होगा कि जो भी जाएगा वहां असेंबली में वोट देने के लिए उसके, यानी वो ब्रांडेड हो फॉर लाइफ। लेकिन जो आज आपने ब्रांड करना ना मीर जाफर और मीर सादिक, आपको लोगों को स्पून फीड करना है, लोगों को आगे तैयार है। माइंड ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त के उनको आप फीड करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वजीर खजाना ने कहा कि IMF को खत लिखो कि IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो। ये मुल्क का, ये उस वक्त वजीर आला के खैबर पख्तूनख्वा, फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर, उस शख्स को इसने कहा मुल्क तबाह हो, मुल्क में आग लगे, मुल्क में अनारकी हो, मुल्क में अफरा तफरी हो, मुल्क में खून बहे, मुल्क में लाशें गिरें। ये शख्स अपनी सियासत की खातिर वो IMF का प्रोग्राम जिसको दस्तखत करके गया है, 4 साल इस मुल्क को लूटा, 4 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहे, 4 साल पाकिस्तान की अवाम को आज महंगाई का सवाल पूछते हैं, 4 साल इस मुल्क को लूटने के बाद IMF के हवाले करके चला गया। वो IMF का प्रोग्राम जिस पे खुद दस्तखत किए थे, मार्च 2022 को सस्पेंड करके चला गया, मुल्क को दिवालिया करके चला गया। और ये वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर ये खतरनाक खेल खेलता रहा, मुल्क की मईशत के साथ खेलता रहा, मुल्क की खारजा पॉलिसी के साथ खेलता रहा, लोगों को खरीदता रहा, सियासी मंडियां लगाता रहा। और जब वो फेल हो गया तो उसके बाद लाशों का मुंतजिर कि कब कौन सी लाश गिरेगी और मैं उसके ऊपर सियासत करूंगा। तुम मुझे ये बताएं, आप मरियम नवाज की कल ऑडियो चलाई,
मरियम नवाज की ऑडियो चलाई और उसको अपने साथ कंपेयर कर रहा था। मरियम नवाज की ऑडियो आपने लगाई है? दूसरी वाली ऑडियो प्ले कर दें। ये कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ऑडियो चला रहा था। जब रिपीट हो रही है बस कर दूं। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ऑडियो है। क्या है इस ऑडियो में? किसी को कत्ल करने का हुक्म है? इस ऑडियो में साइफर से खेलने का हुक्म है? इस ऑडियो में पाकिस्तान की मईशत को दांव पे लगाने का हुक्म है? इस ऑडियो में इस साइफर से खेलना है, साजिश करनी है, मुल्क के खिलाफ साजिश, मुल्क में आग लगाने, मुल्क में खून बहाने का हुक्म है? जब तुम्हें यह पता चल गया कि तुम्हारा तमाम तमाशा, तुम बहरूपीय शख्स हो, तुम एक फ्रॉड हो, तुम झूठे शख्स हो, जब तुम्हें यह पता चल गया तुम्हारा साइफर का तमाशा खत्म हो गया और अब अदालतों में जवाब देने अपने जराइम के, तो तुमने लॉन्ग मार्च की कॉल कर दी। वहां तुमने लोगों को गोलियां मरवाई और अपने गोली का बहाना बनाकर टांग पे पलस्तर बांधकर जमानत पार्क में तुम वहां बंकर में बैठ गए और लोगों को तुमने सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया। वहां लॉन्ग मार्च का कॉल देकर अपने आप को गोली मरवाकर जमानत पार्क में बैठा रहा। उसके बाद जेल बचो तहरीक का तमाशा लगा दिया, लोगों को सड़कों के ऊपर मरने के लिए छोड़ दिया। जो जेल भरो तहरीक और बचाव का तमाशा लगा, उसका जो हाल हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। जब पता चल गया वो फेल हो गया, तो फिर उन्होंने उस शख्स को पोजीशन किया, वो मेंटली चैलेंज शख्स, उस शख्स को इन्होंने देखा, जानबूझकर उसको पोजीशन किया। और उसके बाद मैं आती हूं ये मरियम नवाज की ऑडियो में, जिसको तुमने रात को बैठकर तमाशा लगाने की कोशिश की। तुम्हारा यह मतलब है कि लोग तुम्हारी इस बातों से बेवकूफ बन जाएंगे? मरियम नवाज शरीफ को यह नहीं पता था कि उसकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। उसने फिर भी क्या कहा? उसने कहा कि इमरान खान कातिल है। उसने कहा यह हादसा हुआ है और इस हादसे की वजह से हमें यह कहना चाहिए कि पीटीआई के जो लोग हैं वो लाश को छोड़कर चले गए। तो क्या गलत कहा? क्या उसने तुम्हारे ऊपर कत्ल का इल्जाम लगाया? वो चाहती थी तो लगा सकती थी, क्योंकि सारे शवाहिद इस तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हादसा है और यह हादसा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग उस लाश को छोड़कर, पीटीआई वर्कर की छोड़कर चले गए, ये कह रही हैं। वो उस दुख और अफसोस का इजहार कर रही हैं। और उसके बाद जो तकरीर की उसमें भी ये नहीं कहा कि तुम कातिल हो, क्योंकि ये मकसद नहीं था, क्योंकि मुल्क में आग लगाना मकसद नहीं था, क्योंकि मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाना मकसद नहीं था। लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हें तोशा खाना में, तुम्हें मुल्क के खिलाफ फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग में, तुम्हें 190 मिलियन में, तुम्हें घड़ी चोरी में, तुम्हें अपनी बेटी को कबूल ना करने में जवाब देना पड़ेगा। और क्योंकि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, क्योंकि तुम घड़ी चोर भी हो, तुम टेरियन के वालिद भी हो, तुम 190 मिलियन पाउंड के डकैत भी हो, और तुमने खाना काबा की घड़ी चोरी करके, तुम्हारी बीवी ने हीरे जवाहरात चोरी करके 5-5 कैरेट की अंगूठियां इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके डाके डाले हैं। तुम अब किस बात पे उतर आए हो? आज तुमने रैली की, तहरीक के लिए तैयार होता है, उसी दिन अदालत की पेशी होती है, उसी दिन अदालत की पेशी होती है, कहता है मैं माजूर हूं, कहता है मैं 70 साल का बुजुर्ग हूं, और वो बीमारी का नाम लेता है, मैं बोल भी नहीं सकती, मैं यहां कह भी नहीं सकती। ये वो शख्स है कि लोगों की कमर की बीमारियों का मजाक उड़ाता था, लोगों की मरती हुई बीवियां जो डेथ बेड पे थी उसका मजाक उड़ाता था। कहता था अमेरिका जाके मैं नवाज शरीफ का एसी बंद कर दूंगा, कहता था शहबाज शरीफ को नमाज के लिए कुर्सी ना दो, मरियम नवाज को उस सेल में बंद करो जहां बाथरूम भी कमरे के अंदर हो, जिस तरफ रुख कर वो नमाज पढ़ती थी।
उनको डेथ सेल में बंद करो। रोज डायरी लेता था कि ख्वाजा आसिफ को आज ठंड में कंबल मिला कि नहीं मिला, और वो सेल बनाया हुआ था प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिसमें ये सिर्फ ये पता करता था और खुश होता था। ये जहनी मरीज है, ये बीमार शख्स है, ये एक साजिशी जहन का शख्स है जो अब लाशों, पाकिस्तान में गोदों को, माओं की गोदों को उजाड़ कर लाशों का मुंतजिर होता है और लाशों के ऊपर सियासत करता है। सवालात इमरान खान साहब आपसे हैं कि आपका वाइस प्रेसिडेंट, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ओहदेदार, उसकी गाड़ी इस्तेमाल हुई, उस शख्स की लाश को उठाकर अस्पताल ले गई, वो फोर्ट्रेस में क्या कर रही थी उस वक्त? जब आपको वहां लाश मिली तो उस ड्राइवर ने क्यों नहीं पुलिस को बताया? वो थाने लेकर एफआईआर क्यों नहीं कटवाई गई? वो जब हॉस्पिटल जाके छोड़ आए उस लाश को तो फिर वो ड्राइवर ने अपना हुलिया बदलकर जमान पाक में क्यों पनाह ली? और जो आपका राजा शकील है वो क्यों जमानत पार्क में छुपा हुआ था? इस पूरे वाकये के बाद 2 दिन यास्मीन राशिद को इस कत्ल का, इस हादसे का पता चल चुका था, उन्होंने क्यों नहीं पुलिस को बताया? और आपने, इमरान खान ने, अभी वो हॉस्पिटल पहुंची थी, अभी उसका पोस्टमार्टम डेड बॉडी का हुआ नहीं था, तो आपने ट्वीट कर दी, आपने वो तमाम वजूहात बता दी, आपने उन तमाम सर्कमस्टांसेस बता दिए, आपने उसकी वीडियो रिलीज कर दी, आपने उसकी आईडी कार्ड करके उस पर ट्वीट कर दी, क्योंकि तुम उसके इंतजार में थे, उस लाश की इंतजार में थे। तुम उस लाश के मुंतजिर थे, जिस तरह तुम्हें तमाम नाम मैंने लिए जिनकी लाशें गिरी, अल्लाह माफी दे, तुम उसके इंतजार में थे। क्यों नहीं वो काला डाला जो डाला था फोर्ट्रेस में था, जिसको 31 कैमरों ने उसकी पूरी मूवमेंट को मॉनिटर किया और वो उसको पकड़ा है? तुम कहते हो कि कातिल तुम नहीं, तुम दूसरों पर कत्ल का इल्जाम लगाते हो। तुम इतने बेशर्म इंसान हो। अपने सवालों का जवाब, और जब तुम्हें पता है कि तुम फंस गए हो, इस बात में भी तुम फंस गए हो, तुम जिल्ले शाह की मौत में भी फंस गए हो। तुम्हें पता चला तो तुमने आज 2 बजे तहरीक निकालने की कॉल दे दी, फिर दोबारा लाशों के ढेर करने के लिए तुमने कॉल दे दी, और तुम्हें पता था कि लाहौर के अंदर 144 दफा लगी हुई है, तुमने फिर भी लोगों को उकसाया। और उसके बाद ये बताओ कि जब यास्मीन राशिद को 2 दिन से इस वाकये का पता था, जिसने इतलात तुम्हें दी थी, तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? जब तुम्हारे साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने क्यों नहीं बताया कि उनके डाले में, वो जो राजा शकील है उसके डाले में, उसकी गाड़ी में वो ड्राइवर ने, और क्या हुआ? जिस जगह से फोर्ट्रेस से लाश उठाकर हॉस्पिटल तक लेकर गए, उस वक्त उस लाश के साथ क्या हुआ? फिर उस लाश को फेंक कर क्यों भाग गए? ये सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। और क्यों राजा शकील जो थे उसको आपने पनाह दी जमानत पार्क में? क्यों उस ड्राइवर का हुलिया बदल कर उसको फरार कराया? और फिर क्यों पैसे देते रहे जिले शाह के वालिद को कि तुम इसको कत्ल करार दिलवा दो? तुम इतने बेशर्म शख्स हो कि उस वालिद ने अभी अपने बच्चे को दफन नहीं किया था, तुमने उसको जमानत पार्क में बुलाया, तुमने वहां बुलाया उसको, और तुम वहां उसको पैसों की ऑफर करते रहे कि ये कत्ल नहीं है, ये हादसा नहीं, इसको कत्ल करार दो। उसने कहा ये कत्ल नहीं है, ये हादसा हुआ है। और उसके बाद और ये भी पता था कि जिस गाड़ी में फोर्ट्रेस से लाश को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है वो जिले शाह की गाड़ी है, वो जिले शाह का ड्राइवर है जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है। क्यों नहीं बताया पुलिस को? क्यों नहीं एम्बुलेंस बुलाई गई? जिस वक्त एक डेड बॉडी आप देखते हैं, मैं देखती हूं, सड़क के ऊपर पड़ी हुई है, तो क्यों नहीं पुलिस को बुलाया? क्यों नहीं आपने पुलिस को बुलाकर यह बताया कि यह गाड़ी किसकी है? और उसके बाद जी राजा शकील की मैंने बताया नहीं, मैंने कहा जिले शाह की डेड बॉडी राजा शकील के डाले में ट्रांसफर होती है। इनको पता था कि वो राजा शकील की गाड़ी है, इनको पता था वो राजा शकील का ड्राइवर है, जिसमें फोर्ट्रेस से डेड बॉडी उठाकर, अनअटेंडेड डेड बॉडी थी ना, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? आपने वहां एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई? आपने क्यों नहीं? चलो आप कहते हैं हमदर्दी के उस पे कि आप एक डेड बॉडी पड़ी है, जिंदा था, डेथ हो गई थी, आप उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, लेकिन पहला काम आप उसको ले जाते वक्त भी पुलिस को कॉल करेंगे।
आप उस पर बताएंगे कि मेरा ये वाकया मेरे साथ हुआ है, मैंने यहाँ से डेड बॉडी उठाई है किसी की, उसको मैं अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, इस वक्त मैंने उठाकर लेकर गया हूँ, ये मेरा गाड़ी नंबर है, ये मेरा ड्राइवर है, क्यों नहीं किया? फिर 2 दिन उस वाकये को छुपाया। यास्मीन राशिद साहिबा को मालूम था। उसके बाद फिर जब आपको पता था कि अल्लाह माफ करे कि आपकी वो गाड़ी, राजा शकील की गाड़ी में वो बॉडी उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए, उनका ड्राइवर छुपा दिया गया, वो ये वाकया हो गया, उस वाकये के ऊपर डेथ हो गई, जिस पे तुमने ट्वीट कर दी, जिस पे तुम दूसरों पे कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम इतने बेशरम शख्स हो, तुमने पुलिस को नहीं बताया कि जो राजा शकील है वो जमानत पार्क में। आपने नहीं बताया कि आपने उसको छुपाया हुआ है, और क्यों छुपाया हुआ था? क्यों तुम पैसे देते रहे जिले शाह के वालिद को कि इसको तुम कत्ल करार दे दो, कि मेरे बेटे को कत्ल किया? और कल जब आपकी यास्मीन राशिद साहिबा से सवाल हुआ टॉक शो में, तो वो उठकर चली गई कि आप मुझे इनक्रिमिनेट कर रहे हैं, सवाल आपसे कर रहे हैं जी, आपको मालूम था, पुलिस को क्यों नहीं बताया? आपकी गाड़ी इस्तेमाल हुई आपके ओहदेदार की, पुलिस को क्यों नहीं बताया? एक बॉडी को उठाकर फोर्ट्रेस से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, पुलिस को क्यों नहीं बताया? उस ड्राइवर को छुपा दिया, उस ड्राइवर को रूपोश करा दिया, उसका हुलिया बदलवा दिया, उसकी शेव करा दी, पुलिस को क्यों नहीं बताया? मुद्दा बहुत सीरियस, सिंपल है। ये सारा कुछ पंजाब पुलिस ने ट्रेस किया उन कैमरों के जरिए, और फिर उसके बाद वो शवाहिद पेश किए, और कल उनको आकर ये एक ऐसा माशरा बना दिया इस शख्स ने कि बताना पड़ता है आकर वो केसेस जो जिनकी वजह से घरों में मातम होता है, जिनकी वजह से लोगों माओं की गोदें उजड़ती हैं, उन पे ये शख्स ट्वीट करता है। और जब ये सारा वकुआ हो रहा था, जब उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पूरी लाहौर की क़यादत किधर गायब थी? जिस वक़्त ये, अगर आपको पता चल गया था, अगर आप बड़े दुखी थे कि आपके कारकुन का कत्ल हो गया है, तो आप जमानत पार्क में प्लस्तर वाली टांग पर रख कर क्या कर रहे थे? मंसूबा बना रहे थे, एक साजिश कर रहे थे, उस लाश के मुंतजिर थे। ये सफात गिद्धों की होती हैं, ये वल्चर्स की होती हैं कि वो इंतजार करते हैं लाशों का अपनी खुराक के लिए। तुमने अपनी लाशों को अपना सियासी खुराक बना लिया, तुमने ईंधन बना लिया पाकिस्तान में आग लगाने के लिए, पाकिस्तान में अनारकी फैलाने के लिए, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने के लिए। तुम इतने बेशरम शख्स हो। और जब तुम्हारा वो भांडा भी फूट जाता है तो तुम फिर दोबारा तहरीक की कॉल दे देते हो। जब तुम उसमें भी पकड़े जाते हो जिस तरह तुम बाकी जराइम में पकड़े गए हो, तुमसे अदालत सवाल पूछ रही है तोशा खाना का, तुमसे अदालत सवाल पूछ रही है 190 मिलियन का, तुमसे अदालत सवाल पूछ रही है खैरात के पैसों को सियासत में और मुल्क के खिलाफ साजिश करने का, तुमसे सवाल पूछ रही है कि तुम टेरियन के वालिद हो या नहीं। तुम जवाब दो। इसी मुल्क का 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम हर रोज की बुनियाद पर नैब के आगे, कानून के आगे पेश होता था, जिसको ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेकर 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई किया, जिसकी वजह से आज अदलिया के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। उसका कोई, हर आदमी वो भांडा फोड़ रहा है। ये कोई नहीं कह रहा कि ये काम हमने नहीं किया, उनको पता था ये झूठे मुकदमे हैं, लेकिन कानून के आगे एक प्रेसिडेंट कायम करने के लिए पेश होता था, अपनी बेटी को पेश करता था, अपनी बेटी को अपने सामने, अपनी बेटी को हथकड़ियां लगवाई थी। शहबाज शरीफ 2 दफा चीफ मिनिस्टर पंजाब, ऑपोजिशन लीडर, तुमने 2 दफा गिरफ्तार कराया, तुम्हारे पास एक धेले का सबूत नहीं था। तुम इतने बेशरम शख्स थे। तुमने सियासी इंतकाम का बनाने के लिए नैब न्याजी गठजोड़ का और कहा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करो। 1 दफा गिरफ्तार किया, उस गिरफ्तारी में फिर केसेस डाले, फिर गिरफ्तार किया गिरफ्तार होते हुए, और तुम्हें कोई सबूत नहीं मिला। मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत को गिरफ्तार किया। अल्लाह ताला का शुक्र है आज अदालतों से मेरिट पर बेल लेकर सुरखरू हो रहे हैं। हमने मुल्क में आग लगाने की बात की, नवाज शरीफ ने मुल्क को 3 टुकड़ों में तकसीम करने की बात की, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून ने लाशों के ऊपर सियासत की, बीमार बच्ची को छोड़कर हमजा शहबाज 2 साल जेल में रहा, आग लगाने की बात की।
किस किस का नाम लूं? साद रफीक, सलमान रफीक, राना सनाउल्लाह पे तुमने हीरोइन का पर्चा डाल दिया। जो बैग हीरोइन का उस पर डाला वो जाकर थाने में निकला, वो भी सीसीटीवी में। इस शहर में शहबाज शरीफ का सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, इमरान खान, इस शहर के किसी जुर्म से तुम बच नहीं सकते। अल्लाह ताला का बड़ा करम है, ये साजिशी शख्स मुल्क को खा जाएगा, मुल्क के माशरे को इसने तबाह कर दिया है, नौजवान नस्ल के दिमागों को इसने ख़राब कर दिया है। लेकिन इंशाअल्लाह इसी तरह बेनकाब होता रहेगा, क्योंकि जुर्म और कत्ल छुप नहीं सकता, कभी नहीं छुप सकता, तुम जितना मर्जी छुपाओ। ये तो 2 दिन में सामने आ गया है कि जिसके ऊपर इस कत्ल का शाइबा है वो जमानत पार्क में था। और फिर पता ये चलाना चाहता, जब भी किसी कत्ल का मुद्दा इन्वेस्टिगेट होता है तो सबसे पहला सवाल क्या होता है कि इस कत्ल से सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंचा है। इस कत्ल से जो इमरान खान का इस वक्त बॉडी लैंग्वेज है, अगर मेरा कारकुन, हमारा कारकुन जो सर का ताज है, अगर वो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी के घर पे किसी की माँ की गोद उजड़े, तो उसके घर इस वक्त बैठा होना चाहिए था। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तुमने उस पर प्रेस टॉक्स की, तुमने उस पर ट्वीट्स की, उसके कत्ल को छुपाया। तुम्हें मालूम था 2 दिन से कत्ल हो चुका है, ये हादसा हो चुका है, और तुम मरियम नवाज की ऑडियो चलाते हो। बेशरम आदमी, कौन सी ऑडियो ऐसी तुम्हारे, ये ऑडियो भी उनको नहीं पता था कि रिकॉर्ड हो रही है, उस ऑडियो में वो कह रही है हादसा हुआ है। तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती? तो ये सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन और FIR शुरू हो चुकी है। और फिर कहते हैं इमरान खान पे FIR क्यों कटाई है? क्यों इमरान खान साहब क्या है कि उन पे FIR नहीं? पहले जो 5 FIR कटी हुई हैं, जो जराइम किए हुए हैं, क्यों ना कटाई? अगर कोई शाइबा, किसी मेरे पे शाइबा होगा तो मेरे पे भी FIR कटेगी। पाकिस्तान के किसी भी शहरी पे अगर किसी भी केस में इस तरह के मुलव्वस होगा, उस पर FIR कटेगी, क्या होगा वरना? इसलिए ये तमाशा अभी 2 बजे वो लोग जो इस घनौने खेल का, मुल्क के खिलाफ साजिश का, लोगों की लाशों पे सियासत करने वाले का साथ देंगे, वो इस गुनाह में मुलव्वस होंगे। और ये मुझे यकीन है, जो लॉन्ग मार्च का, साइफर की कहानी का, उसके बाद जेल से बचो तहरीक का हाल हुआ है, उसके बाद ये डेस्परेशन है, उसके बाद ये लाशों के ऊपर मुंतजर होकर उसके इंतजार में सियासत है। और आज फिर ये चाहता है कि मुल्क में अनारकी हो, अफरा तफरी हो, मार पीट हो, लाशें गिरें। ये क्योंकि वो साजिश जो 4 साल कामयाब होनी थी उस फॉरेन फंडिंग से, वो तो नाकाम हो गई। फिर साइफर की साजिश नाकाम हो गई, फिर लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया। तुम एक नाकाम शख्स हो, तुम्हारी सियासत दफन हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान में अब इस गलाजत की सियासत की कोई जगह नहीं है जो मुल्क के खिलाफ साजिश के लिए इस्तेमाल हो। जो आपने इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर, जो कि उनको मालूम है कि वो बुरी तरह, मैंने तमाम केसेस का नाम भी लिया और उन तमाम केसेस की आपको तफसीलात भी बताई, जिसका कोई जवाब इमरान खान साहब के पास नहीं है, इसलिए वो तलाशी देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरों को चोर कहने वाला, दूसरों को मनी लॉन्ड्रर कहने वाला, इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा चोर जिसने सरकारी ख़जाने को लूटा, क्योंकि उसको ATM की दूसरों की जेबों में हाथ डालने की आदत थी, तो उसने मुल्क की जेब में हाथ डाल दिया और फिर लूटना शुरू कर दिया। उसके बाद जितने केसेस हैं, मैंने उनकी तफसीलात आपको बताई हैं, जिनके तमाम केसेस इस वक्त अदालतों के अंदर हैं। और वो एक शख्स जो है जो अदालत सवाल करती है तो गाली देता है, धमकाता है, कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, वो ज़ेबा जज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उसको अदालतें देती हैं इस्तिस्ना। 2008 जी बिल्कुल, 2018 की तहकीकात के ऊपर हमारा ये एज PDM भी वो था और गवर्नमेंट के अंदर भी जो तफसीलात हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताती चलूँ कि हम आते ही मार्च 2022 में हमें पता था इमरान खान साहब ने ये डाके डाले हुए हैं,
और हम आते ही इसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालते अगर हमारा मकसद सियासी इंतकाम होता, क्योंकि जो हमारे साथ इस शख्स ने किया है वो शायद ही मुल्क की तारीख में किसी फाशिस्ट ने, किसी भी सियासी जमात, लेकिन ये एक गुंडा, ये एक दहशत गर्दों का, ये सियासी जमात नहीं है, ये एक साजिशों का और गुंडों का ग्रोह है। जो अभी आपने देखा नियो टीवी की DSNG वैन के ऊपर उस रिपोर्टर की आंख खुदा यहाँ इस जगह के ऊपर उसको लगी और वो DSNG ऑपरेटर, और वो बच गया, अल्लाह ताला का शुक्र है उसकी आंख बच गई। और ये बिल्कुल इसकी डिटेल में इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि ये 4 साल जिन लोगों ने इसको मुसल्लत किया, जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ ये बदला लिया, अपनी पर्सनल इन्वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ, उसका हिसाब होना चाहिए। नहीं, मेरी बात सुने, 90 दिन मुकम्मल हो गए हैं, मुकम्मल हो गए हैं, इलेक्शन की डेट आ गई है। क्या डेट है? तो क्या तकलीफ है? नहीं, आपने सवाल किया कि इमरान खान साहब मुतालबा करें तो आइन की खिलाफ वर्जी। मुतालबा 90 दिन से पहले वो करें क्यों? वो करें इसलिए कि मुल्क में आग लगे, मुल्क में अनारकी हो, मुल्क में फसाद हो, वरना 90 दिन अभी मुकम्मल नहीं, और 90 दिन से पहले इलेक्शन की तारीख आ गई है। ये सिर्फ साजिशी दिमाग है जो मुल्क के खिलाफ साजिश करता है, और तहरीक की कॉल वो दे जो मुजरिम ना हो, तहरीक की कॉल वो दे जिसको अदालत के कटहरा बुलाए और वो पलस्तर वाली टांग बुजुर्गी माजूरी लेकर कह के मैं आ नहीं सकता, और पलस्तर वाली टांग लेकर वो कह के मैं तहरीक के लिए तैयार हूं, तो वो नहीं हो सकता। इस मुल्क में कानून है, और अगर वो होना है तो फिर पाकिस्तान के 22 करोड़ शहरियों के साथ वही सलूक होना चाहिए कि उसको अदालत बुलाए तो वो गोलियां बरसाए और कहे मैं अदालत में नहीं आता। तो फिर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सॉरी, आपका सवाल क्या है? पहला मेरा सवाल ये है कि आपने अभी मीर शकीलुर रहमान वाली बात, हाँ जी, वो एक पैगाम था। तो दूसरा ये मेरा सवाल है कि एक दफा 144 का नफाज क्या सिर्फ मीडिया के लिए ही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की दफा 144? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। दफा 144 उस शख्स के लिए है जिसको अदालत बुला रही है, जो मुल्जिम है और जो मुल्क में गोलियां बरसा के लाशों का इंतजार करता है। वो मुल्क में फॉरेन एजेंट है जिसका जवाब उसने देना है। वो अपनी बेटी को एक्सेप्ट नहीं करता जिसका केस अदालत में लगा हुआ है। वो फॉरेन एजेंट है, उसने तोशा खाना में डाके डाले हैं, नहीं डाले तो बता दे मेरी बीवी ने 2 कैरेट का मांगा था, 5 कैरेट का खुद ही दे दिया, कह दे। वो जो है ना, अरसलान बेटा लिंक करो गद्दारी के साथ, इस्लामिक टच दो, ये सब के जवाब नहीं है। तो ये दफा 144 जो है ना, ये उस मुजरिम के लिए है, उस मुल्जिम के लिए है जिसको अदालत कटहरे में बुलाती है और वो कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, और जब बुलाती है तो अदालत के दरवाजे तोड़ता है, अदालत के गेट तोड़ता है, उनके कैमरे तोड़ता है, कहता है ओ ज़ेबा जज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये उस शख्स के लिए है जो मुल्क में अनारकी फैलाना चाहता है, अफरा तफरी फैलाना चाहता है, वायलेंस इंसाइट करता है, ये उस शख्स के लिए है। अरसलान साहब कर लें फिर मैं, वो भी याद आ गया जी। जी अरसलान, मैं बताती हूँ। अरसलान साहब, देखिए बात सुने, बात यह है कि जब आपको पुलिस पकड़ने आए, माओं की गोदें उजाड़कर उन माओं, बच्चों, औरतों को ढाल बना के तुम बाहर बैठ जाओ, सिर्फ इसलिए कि पुलिस रिएक्ट करे,
उनके ऊपर कार्रवाई करे और मुल्क में इंतशार फैले। ये जिम्मेदाराना रवैया है पंजाब हुकूमत का, क्योंकि वो बच्चे मासूम, वो औरतें मासूम, वो बेटियां मासूम, जिनको ढाल बनाकर इस शख्स ने जो अंदर बैठा हुआ है, ढाल बनाकर बैठा हुआ है जमानत पार्क में, ये उनकी वजह से ही आज ये छुपा बैठा है उस जगह के ऊपर। देखिए, ये अदलिया को सोचना पड़ेगा। ये अदलिया के लिए एक लम्हाए फिक्र है कि जो शख्स गाली देता है, जो शख्स मुजरिम है, जो शख्स अदालत पे हमला आवर होता है, जो शख्स अदालत पे धावा बोलता है, जो जज की तौहीन करता है, आप उसको बुला रहे हैं सवाल के लिए, जवाब के लिए, वो कहता है बाहर निकलो, मुझे बुला लिया अदालत ने, और आप उसको इस्तस्ना दे देते हैं, बेलों पे बेल दे देते हैं, तो फिर ये कौन पेश होगा अदालत के अंदर? नवाज शरीफ साहब किसी वक्त भी पाकिस्तान आ सकते हैं। एक सवाल कर ले, मैं इधर ही हूँ। देखें, रमज़ान अभी शुरू नहीं हुआ, ऐलानात। शहबाज शरीफ वो शख्स है जिसने पंजाब को, मेरे पास वो अल्फाज भी मौजूद नहीं है कि किस तरह पंजाब के अंदर मंसूबे हों, पंजाब के लोगों की खिदमत हो, पंजाब के नौजवानों की नौकरी हो, पंजाब के नौजवानों का रोज़गार हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, सड़कें हों, एनर्जी के मंसूबे हों। और वो ऐसा शख्स है जो ये नहीं कहता कि मैं 90 दिन में करप्शन करूंगा और फिर मुल्क को लूट कर चला जाए। वो ये नहीं कहता कि मैं BRT पेशावर बनाऊंगा जो खड्डों और आग की नज़र हो जाए। वो ये नहीं कहता कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मैं सड़कें बनाऊंगा। वो सब कुछ बनाकर देकर पंजाब को गया है। और इसलिए इस वक्त जब उनके हाथ IMF, जो इमरान खान का IMF का मुआहदा था, उससे बंधे हैं, लेकिन फिर भी मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रमज़ान पैकेज, जिसमें गरीब लोगों को आटा मुफ्त, पहले किसी ने सुना? और उस वक़्त जिस वक़्त इस इमरान खान के IMF के मुआहदे की वजह से आज मुल्क हमारे हाथ बंधे हों, हर रोज़, हर रात, हर सेकंड वो ये सोचता है कि पाकिस्तान की आवाम को किस तरह रिलीफ दिया जाए। और फिर ये पंजाब तक महदूद नहीं है, इसी तरह दूसरे प्रोविंसेस को हदायत कर दी गई है कि वो मुफ्त आटे के ऊपर पूरी वो करें, वर्किंग करें, और पूरे पाकिस्तान में रमज़ान में मुफ्त आटा तकसीम। लास्ट क्वेश्चन, आप लोगों का साद रफीक साहब का प्रोग्राम है। एक इल्जाम भी बड़ा नहीं लगता, अफसोस इस गल का। पहला आपने सवाल किया, दो सवाल, IMF का सवाल किया आपने। IMF का प्रोग्राम मुल्क की तारीख में पहला प्रोग्राम जिसको कंक्लूड किया मियां नवाज शरीफ ने, मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम पहुंचा कर गए, IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल किया। और उस IMF के प्रोग्राम को जिस पे नवाज शरीफ का दस्तखत है, ना आटा महंगा, ना चीनी महंगी, ना बिजली महंगी, ना गैस महंगी, ना खाद महंगी, ना घी महंगा। वो IMF के मुआहदे में आपको याद है 5 साल 55 रुपए चीनी रही थी, 35 रुपए आटा था, गैस 11 रुपए, बिजली 11 रुपए। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उस IMF के मुआहदे के नतीजे में महंगी हुई हो। और फिर उसके बाद उसको प्रोग्राम को मुकम्मल किया। पहला मुल्की प्रोग्राम था जिसने IMF को खुदा हाफिज किया, वो नवाज शरीफ के दस्तखत का था। जो IMF का प्रोग्राम जिस पे इमरान खान की हुकूमत के दस्तखत थे, आटा महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, मैं आ रही हूँ, गैस महंगी, पेट्रोल महंगी, वो उसमें मुख्तलिफ ये था, सिर्फ नवाज शरीफ और इमरान खान का फ़र्क था, क्योंकि वो मुसल्लत होकर आया था, वो इलेक्ट होकर आया था, और उसने पाकिस्तान की आवाम से वोट लिया था। और इस IMF के प्रोग्राम में यहाँ तक देखा नहीं गया, और जो साइन हो गया था, जो IMF का प्रोग्राम साइन हो गया, उसकी खिलाफ वर्जी भी इमरान खान ने की, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक हुई। पाकिस्तान का जो मुआहदा था वो मैं बता तो रही हूँ आपको, कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ। और उस IMF का मुआहदा जो इमरान खान ने दस्तखत किए थे, उसी की खिलाफ वर्जी की पाकिस्तान, उसको सस्पेंड किया। जब हमारी हुकूमत आई थी मार्च 2000
IMF के प्रोग्राम के अंदर हुए थे उसकी खिलाफ वर्जी हो चुकी थी। ना सिर्फ मुल्क को दिवालिये से बचाया, उस IMF के प्रोग्राम को रीनिगोशिएट किया और इस शख्स को पता है कि अब वो साइन होने वाला है तो आज लाहौर की कॉल दे दी है। ये इतना बेशरम शख्स है। आप लोगों ने जाना है शोएब, ये एंटी करप्शन की केस में उनको गिरफ्तार किए। शोएब से जी, शोएब साहब के पास अगर अपने हक में सबूत हैं कि जो उन पर इल्जामात नहीं लगे, जो उस पर इल्जामात लगे हैं, उनका जवाब है तो दे दें, कल बाहर आ जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।